बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट वन जहाँ पे हमने एंड किया था, उसमें हमने ऑपरेशन देखे थे जो हम क्यू पे परफॉर्म करेंगे बाकी की डेटा स्ट्रक्चर की तरह, यानी इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सल। तो हमने ये देखा कि हम इंसर्ट करने के जो ऑपरेशन है या फंक्शन है उसका नाम हमने एन क्यू देखा था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और फंक्शन का नाम भी आप रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली चूंकि बुक्स में एन क्यू का मतलब ये है कि आपने क्यू में जो है वो एलिमेंट इंसर्ट करना है, और कौन से एंड से हमने इंसर्ट करना है, रेयर साइड से करना है या जिसको हम टेल साइड भी कहते हैं। और एलिमेंट को डिलीट करना या ट्रावर्स करना क्यू में जो है उसका नाम, उस ऑपरेशन का नाम जो है वो डी क्यू है, या उस फंक्शन का नाम, या अगर हम जावा की बात करें तो उस मेथड का नाम डी क्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पे वही मेथड के नाम जो है, अगर हम जावा की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हम यही मेथड के नाम रखने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर हमें बुक्स में जब हम देखें या हम किसी और जगह मटेरियल में देखें तो हमें ये कन्फ्यूजन ना हो कि एन क्यू से क्या मतलब है या डी क्यू से क्या मतलब है। ठीक है। तो again, NQ means that you will write the code in the function keeping in view that you are adding an element to the rear of the queue, and in the code of DQ function or method you will write the code of removing an element from the front of the queue। और removing से अलावा आप ट्रावर्सिंग भी अगर करेंगे, इन डेटा को एक्सेस भी करेंगे, तो जाहिर है वो आप फ्रंट एंड से करेंगे। इसके अलावा जो फंक्शन, हेल्पिंग फंक्शन, जैसे फर्स्ट पार्ट के में जो लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ था कि और बहुत से हेल्पिंग फंक्शन हैं जो कि आप इसके ऊपर कर सकते हैं, तो उनमें फर्स्ट एक फंक्शन है जो कि आपको ये देख के बताएगा, रिटर्न करके आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके बताएगा कि आपके फ्रंट पे क्यू के में एलिमेंट जो हैं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। फ्रंट का नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने फ्रंट से ही जो है वो ट्रावर्सिंग करनी है या डिलीशन करनी है, तो वो एग्जामिन डेफिनेटली आपने जो है ना वो फ्रंट से ही करना है। और इस एम्प्टी का मेथड जो है वो आपको क्या रिटर्न करेगा कि आपकी अगर क्यू एम्प्टी है, यानी उसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एम्प्टी और आप उसमें कुछ ट्रावर्स नहीं कर सकते या आप उससे कुछ रिमूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जो साइज़ का मेथड है वो आपको ये बताएगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो कितने हैं क्यू में, इस वक्त एलिमेंट कितने हैं या डेटा कितना है या रिकॉर्ड्स कितने हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक और फंक्शन है टू स्ट्रिंग, जो हम ऐसा लिखेंगे नहीं क्योंकि ये हमने, अगर आपको मैं याद हो, मैं रिकॉल करूँ तो जब हम जावा को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपके जावा में इनपुट और आउटपुट हर चीज़ जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका क्यू का डेटा या रिकॉर्ड आप डिस्प्ले करेंगे उसको, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स इनपुट किए 1 2 3 4 5, तो वो कोई पता नहीं स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर कुछ और बन जाएंगे ABC, ऐसा नहीं है। वो रहेंगे वही, लेकिन उनकी जो डेटा टाइप है वो, अगर आपने इंट रखी थी अपनी कोडिंग के अंदर, तो जब वो आप उसको आउटपुट करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट होंगे, ताकि जावा की जो इनपुट और आउटपुट की स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो रिक्वायरमेंट है कि इनपुट भी स्ट्रिंग में होना है और आउटपुट भी स्ट्रिंग में होना है, वो आपका हो सके। तो हमने ये भी पढ़ा था उस वक़्त के जो 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 चीज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट जावा में जो मेथड ये काम कर रहा होता है, उस मेथड का नाम है टू स्ट्रिंग। तो वो टू स्ट्रिंग का मेथड जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। हमने हमने ये कहा था जब हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन है, तो उसमें हम जो भी प्रिंटिंग कर रहे होते हैं कि स्क्रीन पर हमें नज़र आए, तो जो जो डेटा प्रिंट हो रहा होता है वो पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, जिसको टू स्ट्रिंग मेथड कन्वर्ट करता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जावा में एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। और हमने ये भी इसमें देखा था कि हम इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर ना करें तो इसका मतलब ये है कि ये वो मेथड है जो आपके डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो है वो आउटपुट करता है। ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा, इसको कोई आपने जो है वहाँ पे लिखना नहीं है। तो हम जो हम क्यू की क्लास अभी आगे चल के कंप्लीट क्लास बनाएंगे, तो उसके हम पहले जो जो मेथड अभी मैंने आपको ये वाले जो बताए हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में इस तरह देख लेते हैं कि क्या इनकी रिटर्न टाइप होगी और क्या इनकी एक्सेस होगी और क्या ये डेटा रिसीव करेंगे या रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमने एन क्यू का मेथड देखना है, और डेफिनेटली हम क्लास बना रहे हैं जावा के अंदर, तो क्लास का नाम हमने क्या रखा है, क्यू ADT। सिर्फ क्यू भी रख सकते थे लेकिन आपने क्यू ADT रखा है। पब्लिक क्लास है, यानी कि एक्सेस होती है हर जगह से, तो पब्लिक क्लास क्यू ADT हमने क्लास का नाम हो गया। टी का मतलब ये कि आप किसी भी डेटा टाइप को आप डेटा ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं। तो जनरली ये जो है ना वो हमने टी का वर्ड लिखा है, दिस इज एक्चुअली डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप की आप क्यू जो है वो बना रहे होंगे।
सो क्यू का मेथड क्या करेगा, एड्स वन एलिमेंट टू द रेयर ऑफ द क्यू, यानी आपने जब इंसर्शन करनी है तो आपने इस मेथड को जो है वो एक्सेस करना है, कॉल करना है, और आपने जिस डेटा टाइप का आपने डेटा भेजना है उस डेटा को एलिमेंट कहेंगे, और वो जो डेटा टाइप उसकी होगी उसको हम यहाँ टी के नाम से कह रहे हैं। इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, एरे है, क्लास है, कोई स्ट्रक्चर है, कुछ भी है, उसका जो भी आप डेटा भेजेंगे वो एलिमेंट है, और ये टी जो है वो उसकी डेटा टाइप है। नेक्स्ट फंक्शन हमने क्या मेथड जो है वो क्या देखा था, डी क्यू। DQ means that it removes and return the element at the front of the queue, यानी आपको ये जो भी डेटा होगा जिसकी डेटा टाइप मैंने बताया कि हम T जनरली डेटा टाइप का अल्फ़ाबेट रख रहे हैं, तो जो भी डेटा टाइप होगी उस ज़ाहिर क्यू के अंदर वही डेटा होगा, तो वो जब रिटर्न करेगा तो जैसे ये इसकी रिटर्न टाइप है, ठीक है, कि आपने इस तरह का डेटा जो है वो रिटर्न किया, और साथ ही आपने उसको रिमूव भी कर देना, बिकॉज डी क्यू का मेथड ये करता है कि वो आपका रिटर्न करता है डेटा और वहाँ से उसको जो है वो रिमूव करता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने ये कहा था ना कि ट्रावर्स भी आप कर सकते हैं, तो उसमें फिर आप डी क्यू का ही कोड एक अलग फंक्शन में लिख लें जिसको आप डिस्प्ले का नाम दे दें या ट्रावर्सिंग का नाम दे दें या कुछ भी, उसमें सिर्फ रिमूव नहीं करेगा, बाकी आपने उसी तरीके से फ्रंट एंड से शुरू करना है और रेयर एंड तक जाना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है डी क्यू की तरह, वो आपका फर्स्ट है, सिर्फ ये है कि डी क्यू आपका रिमूव भी कर देता है और फर्स्ट जो है वो आपका रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ रिटर्न करेगा, रिटर्न विदाउट रिमूविंग द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। सिर्फ क्योंकि इसने ये चेक करना है कि आपके क्यू पे फ्रंट पे कोई डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो इट रिटर्न द डेटा एट द फ्रंट, जो भी फ्रंट की पोजिशन होगी उसको सिंपली रिटर्न करेगा, वहाँ से उस डेटा को जो है वो रिमूव नहीं करेगा। सो दो डी क्यू एंड फर्स्ट आर इन दैट वे ऑपोजिट टू ईच अदर। उसके अलावा एक इस एम्प्टी का मेथड होगा जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर आपके ट्रू रिटर्न करेगा और आपकी क्यू में कुछ एलिमेंट्स नहीं है यानी वो एम्प्टी है, और अगर उसमें कोई एलिमेंट्स हैं तो फिर आपकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप जो है वो बुलियन है, या वो ट्रू रिटर्न करेगा या ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरीके से कितने आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या डेटा या रिकॉर्ड इस वक्त क्यू के अंदर हैं, वो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, साइज़ के नाम से, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, यानी 4 रिकॉर्ड हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, तो इंट इसकी जो रिटर्न टाइप है, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपका टू स्ट्रिंग मेथड है। मैंने ये कहा था कि आप लिखेंगे नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि आपका डेटा जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है वो कौन सा मेथड जावा का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट करता है। सो दैट मेथड इज़ कॉल्ड टू स्ट्रिंग, जो कि आपकी ऑब्जेक्ट क्लास का है, और ऑब्जेक्ट क्लास से फिर आपका स्ट्रिंग क्लास में इनहेरिट हुआ था, तो इसलिए आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का या स्ट्रिंग, और इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। देखें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके हर डेटा को जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो डेफिनेटली इसकी रिटर्न टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, तमाम के तमाम मेथड जो है उनकी एक्सेस पब्लिक है, ताकि ये हर जगह से एक्सेस हो सकें। डेफिनेटली क्लास की एक्सेस भी पब्लिक है। जो आपके इंसर्ट करने का मेथड है उसको आप डेटा देंगे और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। जो आपका डी क्यू का मेथड है वो आपको डेटा रिटर्न करेगा, साथ रिमूव भी करेगा। जो आपका फर्स्ट का मेथड है वो आपको डेटा रिटर्न करेगा, रिमूव नहीं करेगा, और ज़ाहिर आप उसको पास तो कुछ नहीं करेंगे ना, वो खुद ही फ्रंट से, क्योंकि डी क्यू और फर्स्ट को ये पता है कि मैंने फ्रंट से ही जो है वो रिमूव करना है, या मैंने फ्रंट से ही जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का मेथड जो आप ट्रावर्सिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका इज एम्प्टी का मेथड है वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि क्यू आपकी एम्प्टी है या नहीं। अगर आपकी क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब है जब आप डी क्यू करने लगें तो आप इज एम्प्टी का मेथड लगा सकते हैं कि अगर इज एम्प्टी है तो फिर डेफिनेटली आप आगे कोड पे जो है वो ना जाए, ठीक है। और जो साइज़ का मेथड है जो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा क्यू में, उसकी रिटर्न टाइप इंट है, यानी टोटल नंबर आपको देगा रिकॉर्ड का। एंड डेफिनेटली जो टू स्ट्रिंग का मेथड है वो आपके डेटा को जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, तो उसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये हमने कुछ मेथड देख लिए जिसमें मेजरली आपके एन क्यू और डी क्यू गई हैं, जिसने क्यू में आपने इंसर्ट करना है और क्यू से आपने डिलीट करना है, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्प्ले कह सकते हैं, जिसको फर्स्ट कह सकते हैं, बाकी आपके जो है ना वो हेल्पिंग मेथड हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पहले थोड़ा सा उसका मेथड्स के वो देख लिए, प्रोटोटाइप वगैरह। तो उस पे आगे कोड पे डिटेल में जाने से पहले जैसे हम ये पढ़ रहे थे कि क्यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ यूज़, पहले पार्ट में हमने पढ़ी कि क्यू जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही थी। तो हमने ये कहा कि जैसे प्रिंटर, जब आपकी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में प्रिंटर लगा होता है तो आपका जो सबसे पहला प्रिंट होता है वो सबसे पहले यूज़र प्रिंट भेजता है वो सबसे पहले प्रिंट होता है। या इस तरीके से हमने देखा था कि हम जो बटन की क्लिकिंग करते हैं वो भी आपकी जो बटन सबसे पहले क्लिक होता है ज़ाहिर है वही पहले सबसे पहले सर्व होता है। और इस तरह से हमने कंप्यूटर के अंदर उसकी एप्लीकेशन देखी थी क्यू की। उसी में हमने एक लास्ट में देखी थी कि आप एनकोडिंग में जो है वो क्यू जो है वो यूज़ होती है।
तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक कोडिंग मेथड है जिसको सीजर साइफर कहते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूशन कोड है, या इसके ज़रिए हम जो है अपने मैसेजेस को जो है वो कोड करते हैं। ये क्या करता है, दैट एनकोड द मैसेज बाय शिफ्टिंग ईच लेटर इन अ मैसेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो मैसेज है, डेफिनेटली हम इंग्लिश में ज़्यादा टाइप करके मैसेजेस जो है वो भेजे जाते हैं, या उसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी होंगे, तो ये एक सीजर साइफर एक ऐसा एनकोडिंग का मेथड है। जाहिर है, क्योंकि आप एनकोडिंग किस लिए करते हैं कि आप मैसेज को जो है ना वो सेव होके, आप कहते हैं कि मतलब वो सेफली ट्रांसमिट हो जाए, और जिसको आप भेज रहे होते हैं उसके पास भी डी कोडिंग की होती है कि उसने उसको डी कोड करके दोबारा वो समझ लेता है कि ये किस किस्म का मैसेज है। तो वो ये क्या कोडिंग टेक्निक है कि अगर आपने के की वैल्यू 5 रखी है, दैट का मतलब है कि ए जो है वो एनकोड होगा इसके साथ एफ के साथ, क्योंकि ए के साथ आप देखें बी सी डी ई, तो पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है, एफ। इस तरीके से आप बी से देखें सी डी ई एफ, तो पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक अल्फ़ाबेट या जो भी डिजिट भी होगा, अल्फ़ाबेट या कैपिटल अल्फ़ाबेट या कोई भी चीज़ होगी, तो उसको अगले उसके 5 करेक्टर के बाद वाले से रिप्लेस करना है। तो आप एग्जांपल ये देखें कि फॉर एग्जांपल कोई मैसेज था, तो उसकी जो एनकोडिंग हुई है इस सीजर साइफर से, उसमें के की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, तो वो एन से आप 5 पीछे चले जाएं, तो इस तरीके से आप वो एक्चुअल मैसेज जो है ना वो आप देख सकेंगे। ठीक है, तो ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, जूलियस सीजर ने। और ये मिलिट्री या के मैसेजेस के लिए ये जो है वो अराउंड 50 BC में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इसको ब्रेक करना इसलिए आसान था क्योंकि ये एक सिंपल सा है कि आपने अगर के की वैल्यू किसी को पता चल गई दरमियान में, तो इसका मतलब ये है कि वो उस मैसेज को जो है वो इजीली एनकोड करके देख सकता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई थी इसके ऊपर, कि हर एक की जो के था ना वो डिफरेंट कर, ये एक कांस्टेंट के ना रखा जाए बल्कि डिफरेंट जो है ना वो के रखा जाए। तो वो जो डिफरेंट के था वो क्यू में जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो आर रिपीटिंग की change how much a letter is shifted depending on where the letter is in the message। तो repeating key the sequence of integers that determine how much each character is shifted, यानी हर करेक्टर को कितना कितना शिफ्ट करना है। अभी तो मैंने आपको ये हमने पीछे बताया ना कि एक कांस्टेंट कह रहे हैं कि 5 शिफ्ट करना है, यानी ए को भी 5 शिफ्ट करो, बी को भी 5 शिफ्ट करो, हर एक को। तो वो चूंकि एक के की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वो अगर किसी को दरमियान में पता चल जाए तो वो तो इजीली मैसेज को एनकोड कर सकता है। तो एक हर की का अगर डिफरेंट बता दिया जाए कि पहले वाले अल्फाबेट को जो है या पहले करेक्टर को 3 शिफ्ट करना है, दूसरे को 1 करना है, तीसरे को 7 करना है, 4 को 7 करना है, तो ये सारे जो रिपीटिंग की के सीक्वेंस हैं वो जो है क्यू में रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्यू का यूज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं। सो रिपीटिंग की द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर दैट डिटरमिन हाउ मच ईच करेक्टर इज शिफ्टेड। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट करेक्टर है मैसेज में तो उसको शिफ्ट करना है 3 टाइम, जो नेक्स्ट करेक्टर आएगा उसको 1 टाइम, यानी ए है तो उसको बी कर देना है, या अगर 3 है तो ए मीन बी सी डी, उसको डी के साथ कर देना है, उससे जो अगला करेक्टर आएगा उसको 7 एंड सो ऑन। तो व्हेन द की इज एग्जॉस्टेड स्टार्ट ओवर एट द बिगिनिंग ऑफ द की, यानी जब यहाँ पे 3 4 5 6 अल्फाबेट्स खत्म हो जाए तो फिर इधर से शुरू कर ले। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको सर्कुलर क्यू कहते हैं। तो इसका मतलब है ये क्यू में रखा हुआ है। क्यू क्यू क्यों कह रहे हैं इसको, पहले ये यूज हो जाएगा, ये देखो ये फ्रंट है और ये आगे ये रेयर है, तो हमने क्या कहा, क्यू क्या कहती है कि फ्रंट से आपने एक्सेस करना होता है। तो पहला वाला जो है वो पहले करेक्टर पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये क्यू से एक एक करके, यानी फ्रंट साइड से आप एक जब यहाँ पे पहुंचेगा फिर दोबारा से यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू का यूज कहाँ पे आ गया कि हमने जो कीज थी ना रिपीटिंग की एनकोडिंग करने के लिए, वो हमने क्यू में रखी हुई हैं। ताकि क्यू में ना रखते तो इसका मतलब ये है कि फिर ये अगर फॉर एग्जांपल स्टैक होता तो फिर इधर से निकालते लास्ट टाइम ही, लेकिन चूंकि क्यू में रखना था, एनकोडिंग के जो तरीका वो ये कह रहा है कि जो पहले जगह पहली की है उसको पहले करेक्टर पे इंप्लीमेंट करना है, जो सेकंड की है उसको सेकंड करेक्टर पे, जो थर्ड की है उसको थर्ड करेक्टर पे, एंड सो ऑन। और जब वो खत्म हो जाए तो उसको फिर दोबारा वापस आ जाना है पहले वाले पे। ठीक है, विच इज द सर्कुलर की इन अ सेंस। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एन को 3 टाइम शिफ्ट करूं, के से आप जाए ना, के एल एम एन, ठीक है, के है एल एम एन, तो थर्ड पे आपका जो है वो एन, यानी कि एन को आपने जो है ना वो के कर दिया। इस तरह आपका जो एम एन ओ, ठीक है, तो वन शिफ्ट है, एन के बाद आपका क्या है, ओ है, या ओ के बाद आपका क्या है, वी है।
ठीक है, आप 7 जाए ना, OPQRSTU, तो 7वें नंबर पे क्या है, V है। या आप W को करें, WXYZ, और फिर चौथे नंबर पे क्या है, A है। तो इस तरीके से ये आपका डिकोडेड मैसेज है, जो ये आपका जो है वो एनकोडेड था। ठीक है, यानी आपका जो एक्चुअल था उसका एनकोड ये है, और फिर उसने उसको जो है वो जब डी कोड किया तो ये आपका एक्चुअल मैसेज ये वाला था, नॉलेज इज पावर। तो ये इसको डी कोड किया गया इस की के हिसाब से, के को के क्या गया था, एज एन एन गया था एनकोड करके। एन जो है वो क्या गया था, एज अ ओ गया था एनकोड करके। ओ जो है वो क्या गया था, एज अ वी गया था एनकोड करके। और क्या बीच में की थी कि 3 टाइम्स इसको शिफ्ट करना था। इसको जो है के को आपने 3 टाइम शिफ्ट किया था। ठीक है, इस तरीके से एन जो है एन के बाद एक शिफ्ट किया था तो वो ओ बना था। ओ को जो है वो आपने 7 टाइम शिफ्ट किया था तो वो बी बना था। डब्ल्यू को 4 टाइम शिफ्ट किया था तो ए बना था। तो ये एनकोड होके गया था, और जो एक्चुअल आपका मैसेज था ना, जिसको फिर डी कोड किया उसी तरह से रिवर्स प्रोसेस में, तो वो अगले वाले को जिसको ट्रांसमिट हुआ था उसको ये पता चल गया कि ये है नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्यू का यूज हम पढ़ रहे हैं। क्यू का यूज ये है कि आपने वो जो सारे ये नंबर लिखे हुए हैं ये क्यू के अंदर है, जो कि ये कह रहा है कि पहले आपने जो पहला फ्रंट पे डिजिट है उसको पहले करेक्टर पे अप्लाई करना है, जो सेकंड प्लेस पे डिजिट है उसको सेकंड करेक्टर पे, जो थर्ड तक ये फ्रंट है, ये फ्रंट से एक एक करके जो है ना हम सर्व करते जा रहे हैं। और जब यहाँ पे खत्म हो जाता तो फिर दोबारा जो है वो वहां से शुरू हो जाता। ठीक है, तो ये हमने एक क्यू का यूज पढ़ लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्यू यूज किया है टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द की, और डी क्यू का मतलब ये है कि की वैल्यू व्हेन नीडेड एंड आफ्टर यूजिंग इट एनक्यू इट बैक ऑन टू द एंड ऑफ द क्यू। जब आपकी क्यू खत्म हो जाए, ठीक है, डी क्यू कर करके एक एक की आपने आप एक एक की करके यहाँ से निकालते गए, तो जब आपकी यहाँ पे पहुंच जाए तो आपने दोबारा इसको जो है वो इधर पे आ जाना। ठीक है, ये कह रहा है आफ्टर यूजिंग इट एनक्यू इट बैक ऑन टू द एंड ऑफ द क्यू। सो द क्यू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंटली साइक्लिंग वैल्यूज इन द क्यू। तो क्यू हमने किस तरह यूज की कि फ्रंट से शुरू कर रहे हैं, रेयर तक जा रहे हैं, फिर दोबारा फ्रंट पे आ रहे हैं, फिर ताकि एक एक अल्फाबेट पे एक एक करेक्टर पे जो है वो एक एक की जो है वो कोडिंग की अप्लाई की जाए, और इस तरीके से मैसेज को एनकोड किया जाए। और फिर डेफिनेटली वही की जो है वो डिकोडर के पास होगी, और फिर वो उसको डिकोड करके जो है वो कर लेगा। तो इसका मतलब है एक ये एग्जांपल हमने देख ली क्यू की। सेकेंडली अगर हम ये देखें कि जो टिकट के काउंटर पे सिमुलेशन हो रही है कि सिमुलेट द वेटिंग लाइन एट अ मूवी थिएटर, तो हमने ये डिटरमिन करना है कि कितने कैशियर्स होने चाहिए उस जगह पे, आप टिकट काउंटर पे कितने कैशियर्स होने चाहिए जो कि कस्टमर का वेट टाइम जो है ना वो 7 मिनट के अंदर अंदर यानी उनको टिकट जो है वो मिल जाए। ठीक है, डिटरमिन हाउ मेनी कैशियर्स आर नीडेड टू कीप द कस्टमर वेट टाइम अंडर 7 मिनट्स। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि कस्टमर जो है ना आफ्टर एवरी 50 सेकेंड जो है वो अराइव कर लें। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का रिक्वेस्ट टेक्स 2 मिनट्स वंस द कस्टमर रीचेज अ कैशियर। ये हमारे पास असम्पशन है, और हमने ये बताना है कि यार हमने कितनी क्यूज बनानी है कि हमारा हर कस्टमर जो है वो अंडर 7 मिनट्स जो है ना वो सर्व हो जाए। ठीक है, तो हमने ये अप्लाई करके देखा कि अगर हमारे पास एक कैशियर हो तो ये हमारा एवरेज टाइम बन रहा है सेकंड में। इस तरीके से अगर 2 कैशियर हो तो ये एवरेज टाइम सेकंड में बन रहा है। इस तरीके से 3 हो तो ये बन रहा है। और जब हम ये जाते हैं तो हमें पता चलता है अगर हमारे पास 10 क्यू हम बना दें तो हमारे पास 120 सेकेंड्स होंगे हर कस्टमर को जो है वो सर्व करने के लिए। तो इसका मतलब है 10 क्यू जो है वो बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली कहना ये चाह रहे हैं कि क्यू जो है बनती है जब आप टिकट कोई ले रहा होता है आके, तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले उसको जो है वो टिकट दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम ने ये भी देख लिया ओवरऑल कि क्यू जो है वो कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें एन क्यू का क्या मतलब है, डी क्यू का क्या मतलब है, इज एम्प्टी हमें क्या रिटर्न करता है, साइज हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रावर्सिंग हम कैसे करेंगे, फ्रंट से शुरू करेंगे रेयर तक जाएंगे। और हमने ये क्लियरली देख लिया कि क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहले इंसर्ट होता है वो सबसे पहले सर्व होता है या रिमूव होता है या ट्रावर्स होता है, और रेयर एंड से या आखिरी एंड से आपकी इंसर्शन हो रही होती है। उसकी हमने बहुत सारी रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल देख ली कि आप जो है वो जैसे ग्रॉसरी स्टोर पे चेकआउट हो रहा है, वो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो आया वो सबसे पहले ज़ाहिर बाहर निकलेगा या सर्व होगा। इस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल पे जो सबसे पहले गाड़ी रुकी है वो सबसे पहले सिग्नल से जो है जब सिग्नल ग्रीन होगा तो वो चलेगी। और इस तरीके से हमने क्यू की जो है यूसेज कंप्यूटर के अंदर भी देख ली कि जैसे आप प्रिंटर की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में, या आप कीबोर्ड के ऊपर कीज़ को जो है वो प्रेस कर रहे हैं, तो जो पहले आप करेक्टर भेजेंगे वो पहले जो है बफर में जाके वो सर्व होगा, या पहले वो कमांड सर्व होगी, या जिस तरह आप माउस की क्लिकिंग कर रहे हैं उस तरीके से जिस मेन्यू पे पहले क्लिक करेंगे ज़ाहिर है वो आपका ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो वो क्यू ही आपकी जो है ना वो इंटरनली भी चल रही है।
या जिस तरीके से हमने देखा कि हम उसको एनकोडिंग में जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमने एनकोडिंग में जो है वो जो उसकी डिकोडिंग की जो कीज़ हैं या एनकोडिंग की जो की के नंबर हैं वो हमने क्यू में रखे हुए हैं और फर्स्ट से रेयर तक जो है वो सारे जा रहे हैं और दोबारा फिर वो सर्कुलर होकर जो है वो आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद या हमने ये भी देखा कि हम ये जब इम्प्लीमेंटेशन अभी करने लगे हैं तो कौन कौन से मेथड हमने लिखने हैं, एन क्यू के मेथड में कैसा कोड लिखना है, डी क्यू के मेथड में कैसा लिखना है, ठीक है, इज एम्प्टी का मेथड जो है वो क्या करेगा और इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं जावा के अंदर। तो व्हाट डू वी नीड, डेफिनेटली हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे मैंने कहा आपने क्लास बनानी है, फिर आपने कोड लिखना है जो कि फ्रंट को जो है फ्रंट को आपका रिप्रेजेंट करेगा, फिर आपने कोड लिखना है जो एंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पहले कर लेते हैं, फिर हम एरे की इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। और दोबारा आपको रिकॉल कर दूँ, रिवाइज कर दूँ कि हमने ये कहा है कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर को दोनों टूल्स के साथ, एरे के साथ भी और लिंक लिस्ट के साथ भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहले हम लिंक लिस्ट से कर लेते हैं कि इंटरनली द क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज अ लिंक लिस्ट ऑफ नोड विद ईच नोड कंटेनिंग अ डेटा एलिमेंट। वी नीड 2 पॉइंटर्स फॉर द लिंक लिस्ट, एक पॉइंटर आपका फ्रंट के ऊपर, अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट जो कि फ्रंट ऑफ द क्यू होगी, एंड अ पॉइंटर टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट जो कि आपकी रेयर ऑफ द क्यू होगी। और उसके साथ साथ हमने नंबर ऑफ आइटम जो है वो क्यू में कितने हमारे एलिमेंट्स हो चुके हैं उसका भी हमने काउंटर जो है वो रखना है, ठीक है। हम थोड़ा सा पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ये हम जब लिंक लिस्ट हमने पढ़ी थी तो हमने ये बड़े अच्छे तरीके से बनाया था कि आपके जो हैं ये नोड्स हैं सारे, इन सबको हम नोड्स कहते हैं। और आपका जो उसमें एक पार्ट होता है वो इन्फो रखता है या डेटा रखता है, और अगला पार्ट जो है वो आपका अगली नोड का एड्रेस रखता है। तो ये एड्रेस पार्ट वाला है और ये आपका जो है वो इन्फो वाला है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है, आगे की तरफ जा रही है और इसका एक ही पॉइंटर, ये एक ही एड्रेस, ये इस नोड ने इसका रखा हुआ है, इस नोड ने इसका एड्रेस रखा हुआ है, इसने इसका रखा हुआ है। तो बेसिकली आपका आपने 2 पॉइंटर, आप एक आपका ये फ्रंट जो है वो पहली नोड को कर रहा है और आपका रेयर जो है वो आपकी आखिरी नोड को कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि क्यू में फ्रंट एंड से इंसर्शन होती है और रेयर फ्रंट एंड से डिलीशन होती है और रेयर एंड से आपकी क्या होती है, इंसर्शन होती है। और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके काउंट 4 ये बता रहा है कि आपके 4 रिकॉर्ड या 4 डेटा या 4 एलिमेंट या 4 नंबर आपके इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये आपका इन्फो पार्ट है। इस इन्फो पार्ट में आपका एक नंबर भी हो सकता है, एक पूरा रिकॉर्ड भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप एज इन्फो जो है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और हर हर जो एक रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होगा वो एक नोड पे, हम कहेंगे कि वो एक नोड पे स्टोर है और उसके बाद अगली नोड का एड्रेस होगा उसके पास, जहाँ पे दूसरा होगा और फिर तीसरा और चौथा। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि ये आपका फ्रंट है, ये आपका सबसे पहले रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था, ये सबसे आखिर में हुआ था। तो रेयर जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर और इस तरीके से आगे बनती चली जाएंगी। तो जो जो आगे आता जाएगा आपका रेयर जो है वो अपडेट होता जाएगा। और जब आपने रिमूव करना होगा या ट्रावर्स करना होगा तो आप इस एंड से करेंगे। और काउंट हमें ये बता रहा है कि टोटल इस वक्त 4 रिकॉर्ड या 4 डेटा एलिमेंट जो है वो इस वक्त आपके पास है, ठीक है। तो दिस इज अ क्यू कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स या 4 रिकॉर्ड या जो चीज़ भी आप स्टोर करना चाहते हैं। इसका मतलब है जब आप नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो आपका रेयर एंड से, अभी मैंने आपको बताया अगर आपका ये 5th यहाँ पे हो तो आपके फ्रंट को तो कुछ नहीं होगा, आपका रेयर जो है वो अपडेट होगा, ठीक है। अब आपका रेयर जो है वो इस रिकॉर्ड पे, क्योंकि इंसर्शन आपकी हमेशा जो है वो किससे है, रेयर साइड से है। तो न्यू एलिमेंट इज एडेड इन अ नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, रेयर पॉइंट्स टू द न्यू नोड एंड काउंट इज इंक्रीमेंटेड, ठीक है। रेयर आपका अपडेट हो जाएगा और आपका काउंट भी अपडेट हो जाएगा, फ्रंट को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आपका सिर्फ डिलीशन के वक्त जो है या ट्रावर्सिंग के वक्त काम करेगा। ये आप देख रहे हैं नोड इज, अब आपका डी क्यू का ऑपरेशन है, ये आपका कौन सा ऑपरेशन था, एन क्यू का, ठीक है। और ये आपका कौन सा ऑपरेशन है, डी क्यू का, यानी जब आप एलिमेंट रिमूव करने लगे हैं तो आपने ये देखा वो एलिमेंट आपका जो इधर था येलो वाला ये आपका रिमूव हो गया फ्रंट से, अब आपका इधर है फ्रंट, ठीक है। अब आपका फ्रंट ने काम करना है, रेयर ने कुछ नहीं करना। तो आपके फ्रंट से फ्रंट वाला जो है वो पहले जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले आपका रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो नोड इज रिमूव फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, सी प्रीवियस स्लाइड, अभी मैंने आपको दिखा दी प्रीवियस स्लाइड। फ्रंट नाउ पॉइंट टू द नोड दैट वाज फॉर्मली सेकंड, जो पहले सेकंड नंबर पे था अब ये पहले नंबर पे आ गया है। और आपका चूंकि एक रिकॉर्ड खत्म हो गया, एक डेटा खत्म हो गया, तो आपका काउंट भी जो है वो डिक्रीमेंट होके यहाँ पे आपका 5 था और यहाँ पे अब आपका क्या हो गया है, 4 हो गया। तो फ्रंट एंड से रिमूविंग है या जिसको आप डी क्यू का ऑपरेशन कहते हैं, और आपका जो इंसर्शन है जिसको आप एन क्यू कहते हैं वो आपकी किससे है, रेयर साइड से है, ठीक है। अब हम जो है इसका देख लेते हैं लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन में जावा में कोड क्यू का। तो हम एक लीनियर नोड के नाम से एक जो है वो क्लास
कह लें कि हम नोड, बस हमने सिंपल नोड बनानी है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्लास, बस आप कह रहे हैं आपने एक नई नोड बनानी, नाम आप उसका कुछ भी रख लें। और फ्रंट का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे द रेफरेंस टू द हेड ऑफ द क्यू इज द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड रियर इज द रेफरेंस टू द टेल ऑफ द क्यू दैट इज द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। बेसिकली एक सिंगल लिंक लिस्ट ही बनने जा रही है, लेकिन किस तरीके से है कि आपने एक एंड से उसकी फ्रंट रखना है, एक एंड उसका रियर रखना है। मैं दोबारा यहाँ पे ये बता दूं कि कंप्यूटर को खुद से नहीं पता चलता क्यू, आप लिख दें क्यू यू ई यू, तो कंप्यूटर को पता चलेगा कंपाइलर को कि क्यू बनानी है मैंने। आप कोड इस तरह से लिखते हैं, अब आप लिंक लिस्ट का ही कोड लिख रहे हैं, सिंगल लिंक लिस्ट का ही, लेकिन इस तरह लिख रहे हैं कि आप उसको हैंडल कर रहे हैं एज अ क्यू, ठीक है। और फिर आप एक इंटीजर काउंट यूज करेंगे जो कि टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो क्यू में रखेगा। तो थोड़ा सा इसका कोड देख लेते हैं। जनरल सा कोड है, ये नहीं कि आपने इसको एज सच लिखेंगे तो ये रन हो जाएगा, ये सिर्फ आपको एक जनरल जो है ना वो आइडिया देने के लिए कि आपने किस तरह से जो है वो क्यू में किस तरह से आपने मेथड लिखने हैं, एन क्यू डी क्यू, और किस तरीके से आपने बनानी। बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने क्लास का नाम जो है वो क्यू एडिटी रखा है, सिंपल क्यू भी रख सकते हैं। ये जिस जिस डेटा टाइप की आपने क्यू बनानी है वो है टी है। आपने एक काउंट वेरिएबल रखना है जो कि काउंट करेगा कि आप पे कितने रिकॉर्ड हो गए हैं, ठीक है। इंक्रीज हुए हैं तो काउंटर इंक्रीज होगा, जब डिलीट करेंगे तो डिक्रीज होगा। और ये वो आपने नोड बनानी है, ठीक है। और एक फ्रंट एंड एक फ्रंट वेरिएबल है और एक क्या है रियर वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्लास क्यू है और ये प्राइवेट है सारे, काउंटर भी प्राइवेट है और जो नोड बनेगी वो भी प्राइवेट है और फ्रंट और रियर भी प्राइवेट है। हमने पढ़ा है आपने जावा में कि प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ इसी क्लास के क्यू क्लास के मेथड के अंदर ये यूज होंगे और कहीं नहीं, और तो हमें कहीं और चाहिए भी नहीं, हमने तो इसी के अंदर ही यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा कंस्ट्रक्टर वही होता है जो क्लास का नाम होता है। क्लास का नाम क्यू एडीटी है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्यू एडीटी है। और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियली हमारा काउंट जो है वो किस पे सेट है, 0 पे है, और हमारे जो फ्रंट है और हमारा जो रियर है वो दोनों हमारे इस वक्त नल पे हैं, क्योंकि हम लिंक लिस्ट के जरिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे -1 तो यूज नहीं करेंगे, हम नल यूज करेंगे इस वक्त के। ना हमारे पास अभी कोई भी, हमारे पास अभी हमने क्यू में डेटा नहीं रखा है, तो आपका फ्रंट भी नल है और आपका रियर भी इनिशियली नल है। तो ये इनिशियलाइजेशन है जो कंस्ट्रक्टर में की है कि अभी आपकी क्यू में कोई रिकॉर्ड नहीं है, काउंट इज इक्वल टू 0 है, और आपका जो फ्रंट है वो भी नल है और आपका रियर जो है वो भी नल है। और एक चीज़ और रिवाइज कर दूं कि जब हम इसको एरे के जरिए करेंगे तो चूंकि एरे में तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी कितनी लोकेशन की क्यू है, तो वो जब वो फुल हो जाएगा तो फिर हमें उसको भी चेक लगाना होता है। लेकिन चूंकि लिंक लिस्ट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जब तक आपकी रैम अवेलेबल है आपकी नई नई नोड बनती जाती हैं, तो इसलिए इस इधर हम कोई जो है क्या कहते हैं इफ इज फुल का कोई नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक आपकी रैम अवेलेबल है तो आपकी जो है वो नोड बन सकती हैं, आप क्यू बनाते चले जाते हैं, रिकॉर्ड रखते चले जाते हैं क्यू में। हाँ ये ज़रूर है कि जब हम रिमूव करेंगे या ट्रावर्स करेंगे तो उधर हम ज़रूर चेक लगाएंगे कि वो एम्प्टी तो कहीं नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके पास फुल का तो कोई चेक लगना नहीं है क्योंकि ये लिंक लिस्ट के जरिए हो रहा है, लेकिन जब हम एरे में करेंगे तो फिर हम वो वाला चेक भी लगाएंगे, ठीक है। तो इनिशियली हमने 0 का है काउंट के, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, और फ्रंट और रियर दोनों हमारे पास इस वक्त क्या है, नल है, ठीक है। तो अब हम एनक्यू का मेथड भी देख लेते हैं, डीक्यू का मेथड भी देख लेते हैं कि एनक्यू का मेथड क्या करता है, ऐड द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द रियर ऑफ द क्यू। हमें पता है कि हमने हर इंसर्शन जो है वो किस साइड से करनी है, रियर साइड से करनी है। टी मैं दोबारा बता दूं, डेटा टाइप पे आपने अगर इंट भेजना है तो आप लिखेंगे इंट ए, ठीक है, वो ए में वो वैल्यू आ जाएगी। हर दफ़ा आप नोड बनाएंगे, ठीक है, और नोड को आपको पता है कोई एक और मतलब क्लास बना ले जावा के अंदर नोड के नाम से, जिसमें आप न्यू नोड, नई नोड आप क्रिएट करेंगे, उसका एक इन्फो पार्ट होगा, एक उसका एड्रेस पार्ट होगा, सिंपल जैसे आप करते आ रहे हैं। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ लीनियर नोड कोई अलग से एक चीज़ है या इस तरह, ठीक है। टी का मतलब वही है कि आप इन्फो किस टाइप की रखेंगे, ठीक है ना। जो ये आपकी देखें दोनों मैच कर रही है, तो आपने नई नोड बहरहाल बनानी है। जब भी आप नया डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे लिंक लिस्ट में, डेफिनेटली आप नोड बनाएंगे तो इसके इन्फो पार्ट में आप डेटा रखेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में आप अगली नोड का एड्रेस रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इज एम्प्टी सिर्फ आपकी पहली दफ़ा आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी जब आप पहला रिकॉर्ड एंटर करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपका फ्रंट भी नल है, रियर भी नल है। अगर आप फ्रंट को पहले रिकॉर्ड की तरफ दफ़ा अपडेट नहीं करेंगे, जैसे हमने स्टैक में भी पढ़ा था कि जब आपका फ्रंट भी नल होता है और रियर भी नल होता है, जब आप पहला रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो फ्रंट को अपडेट करके उधर लाएं, क्योंकि अगर फ्रंट नल पे ही रहा तो जब आप ट्रावर्स करने लगेंगे या डिलीट करने लगेंगे तो फिर वो नल पे होगा, तो वो आपको वो डेटा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा आपने, चाहे आप स्टैक में कर रहे हैं चाहे आप क्यू में कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट एंट्री के वक्त फ्रंट और रियर दोनों को अपडेट करना होता है, यानी दोनों को पहले रिकॉर्ड के ऊपर लाना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है सिर्फ पहली रिकॉर्ड की दफ़ा या पहले डेटा की दफ़ा आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि वो क्यू आपकी एम्प्टी होगी।
तो आप फ्रंट को भी उस नोड पे ले आएंगे, या नोड का लफ्ज यूज कर रहे हैं कि जो आपकी नोड बनेगी पहली, उस पे आपका वही आपका डेटा पड़ा है, तो फ्रंट इज इक्वल टू नोड। और ये अगर पहली दफा चल जाएगा तो फिर कभी नहीं चलेगा, फिर आपका एल्स ही चलेगा, यानी हर अगले की तरफ, यानी सेकंड जब आपका आया है तो आपका जो है रेयर सेट होगा उस पे, ठीक है, यानी हर दूसरे तीसरे चौथे पे रेयर काम करेगा, लेकिन पहली दफा आपका फ्रंट भी काम करेगा, ठीक है, पहली दफा आपका फ्रंट भी काम करेगा और आपका रेयर, क्योंकि ये तो दोनों एक साथ है ना, ये अलग स्टेटमेंट है, रेयर ने भी तो होना है ना, जब पहला होगा फ्रंट भी नोड पे होगा, एल्स नहीं चलेगा, रेयर भी नोड पे होगा। उसके अलावा जब आपका फ्रंट एक दफा सेट हो जाएगा पहले, तो फिर आपका एल्स पार्ट जो है वो चलेगा, कि उसका जो नेक्स्ट नोड पे सेट होना है वो सेट कर देगा और फिर रेयर को वहां पे ले जाएगा और आपका काउंट भी बढ़ा देगा, यानी आपका एक रिकॉर्ड जो है वो आपका और हो गया। तो सिंपल ये चीज़ है कि जब भी आपका नया नया डेटा आप देंगे, नया रिकॉर्ड आप देंगे, तो आपकी ये इफ तो पहली दफ़ा सिर्फ चलेगी, जब एक दफ़ा आपका पहला रिकॉर्ड पे फ्रंट सेट हो जाएगा तो उसके बाद आपका रेयर ही आगे जाएगा और आप काउंटर को भी साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। इसी तरीके से आपका जो डी क्यू का ऑपरेशन है, जिसने एलिमेंट को डिलीट करना है, रिमूव द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड रिटर्न द रेफरेंस टू इट, कि आपने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है। और ये जो लिखा हुआ है एम्प्टी कलेक्शन एक्सेप्शन, ये एक जावा की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन भी हमने ये पढ़ा था कि रन टाइम पे अगर एरर आ जाए कोई इस तरह का, तो वो आपका प्रोग्राम जो एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, बल्कि उसने एक्चुअली ये वाली एक्सेप्शन या ये रन टाइम एरर ये कहेगा कि ये आपकी एक एक्सेप्शन या एक मैसेज रिटर्न कर देगा कि आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी है और आप उससे वो डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने एहतियातन भी यहाँ पे इफ इज एम्प्टी की कंडीशन लगा दी है, अगर इस किसी वजह से ये ना चले तो फिर आपका ये जो है ना एम्प्टी कलेक्शन एक्सेप्शन, यानी आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं, आप ना भी लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप डी क्यू करेंगे या रिमूव करेंगे तो आप वही डेटा जो आपका होगा वही डेटा आपका डेफिनेटली रिटर्न होगा। और आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो आप यहाँ से उसको थ्रो करा रहे हैं। अगर आप नहीं भी कराएंगे, मतलब आप ये ना लिखें थ्रो न्यू एम्प्टी कलेक्शन एक्सेप्शन, आप ये भी ना लिखें, आप सिंपल लिखें पब्लिक टी डी क्यू और आप लिखेंगे इफ इज एम्प्टी, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन प्रिंट करा दें आप, ठीक है। आप ये ना भी लिखें लेकिन लिख लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक रिजर्व कॉल है एम्प्टी कलेक्शन एक्सेप्शन, ये एक मेथड है जावा में बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डिफाइन है। और थ्रो का वर्ड भी रिजर्व वर्ड है। थ्रो का मतलब ये होता है कि बस आप अगर इस तरह का कोई एम्प्टी हो जाए अगर क्यू, तो ये मैसेज आपका जो है ना वो डिस्प्ले करेगा। क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा? क्यू। आप इसी वर्ड को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ है, तो आप फ्रंट से देखें, फ्रंट से आपने लेना है, आपने फ्रंट से गेट एलिमेंट, ये भी एक रिजर्व मेथड है जावा का। आप ये ना यूज़ करें, आप सिंपली फ्रंट से जो है वो डेटा उठा लें और उसको एक वेरिएबल में डाल दें और फ्रंट को आप अपडेट करें। गेट नेक्स्ट भी जावा का एक रिजर्व मेथड है। आप यूज़ करें रिजर्व मेथड तब भी ठीक है, आप ना यूज़ करें, अपनी कोडिंग करें, सिंपल रखें तब भी ठीक है, क्योंकि बेसिक मकसद तो ये है ना कि हमने क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारे इसके बिल्ट इन मेथड, गेट एलिमेंट आपका ऑटोमेटिकली अगला एलिमेंट उठा लेता है। जब आप खुद लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रंट को खुद आगे लेके जाना पड़ेगा, फ्रंट डॉट नेक्स्ट। समझ आ गई ये बात? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस तरह करें या अपनी कोडिंग कर लें। अच्छा, इसी तरीके से जब आप उससे डिलीट कर लेंगे या ले लेंगे तो आप काउंटर को क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। और फिर अगर आपका बिल्कुल क्यू एम्प्टी हो जाती है तो आपका रेयर भी डेफिनेटली नल पे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको रिटर्न जो उसने वहाँ से ले लिया उसको डेफिनेटली रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने इसकी रिटर्न टाइप जो है वो लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि एन क्यू आपका क्या कर रहा है? इंसर्ट कर रहा है और रेयर को अपडेट कर रहा है। फर्स्ट एंट्री की वक्त सिर्फ फर्स्ट को, फ्रंट को भी लाता है ताकि फ्रंट नल पे ना रह जाए। और डी क्यू का ऑपरेशन या डिलीट करने का ऑपरेशन क्या कर रहा है कि आपको फ्रंट से जो है ना वो डिलीशन करता है और फ्रंट को अपडेट करता है, ठीक है। और जब आपकी सारी क्यू एम्प्टी हो जाती है तो फिर आपके रेयर को भी, फ्रंट तो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा तो आपका रेयर भी जो है उसको भी नल करेगा, ठीक है। तो बोथ आर द मेथड्स फॉर द इंसर्शन एंड डिलीशन इन क्यू, कि आपने इंसर्ट कैसे करना है उसको हम एन क्यू का नाम देते हैं और आपने डिलीट कैसे करना है उसको हम डी क्यू का नाम देते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं जो हमने शुरू में कहा था कि आपने इज एम्प्टी का मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, वो हेल्पिंग मेथड जो मैं बता रही थी। और आपने इसमें काउंटर भी आपने लगा दिए और आपने कुछ उसके बिल्ट इन मेथड गेट एलिमेंट, गेट नेक्स्ट या जो एम्प्टी कलेक्शन एक्सेप्शन, रन टाइम एरर जिसको आप कहते हैं, वो भी आपने यूज़ कर लिए हैं। अगेन ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं ये वाली, आप अपनी मर्ज़ी से भी एम्प्टी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रंट को आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं डॉट नेक्स्ट करके, नेक्स्ट एलिमेंट ले सकते हैं
ज़रूरी नहीं है कि आप इसके यही रिजर्व मेथड जो है जो जावा में डिफाइंड है उसको आप यूज़ करें। सो तो हमने क्या किया, बेसिकली दोबारा हमने वही ऑपरेशन जो है वो क्यू के ऊपर भी देख लिए हैं, यानी आपने इंसर्शन कैसे करनी है, आपने डिलीशन कैसे करनी है, और डिलीशन को अगर आप थोड़ा सा अपडेट कर लें तो आपकी ट्रावर्सिंग या डिस्प्ले के मेथड को भी जो है वो कवर कर लेगी। तो ये हमने क्यू को लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन से जो है वो करके देखा है। तो यहाँ पे पार्ट 2 एंड करते हैं। पार्ट 3 में हम क्यू को जो है वो एरे की इम्प्लीमेंटेशन से देखेंगे और साथ ही फिर हम सर्कुलर क्यू को भी जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू।